नमस्ते दोस्तों। मैं आशा करता हूँ भारत में मोस्ट ऑफ द जगह हल्की सी ठंडी स्टार्ट हो गई होगी। मैं गांधीनगर गुजरात से हूँ। यहाँ अभी अच्छा खासा ठंडी स्टार्ट हो गया है, तो सुबह शाम अच्छा लग रहा है। तो इसी ठंडी के मौसम में एक और बार मैं स्वागत करता हूँ हमारे इस स्पेशल वीकली चर्चा के एपिसोड में, जहाँ हम इंडिया अफ्रीका की टेस्ट सीरीज और आईपीएल के रिटेंशंस जो अनाउंस्ड हुए उस पर फोकस करेंगे। मेरे साथ एज यूजुअल पुनीत जुड़ चुके हैं। नमस्ते पुनीत, कैसे हो आप? नमस्ते धवल, मैं अच्छा हूँ। आप बताइए, आप कैसे हैं? और रही ठंडी की बात, तो आप गुजरात में बैठ के ठंडी का मजा ले रहे हैं और इधर मैं दिल्ली में बैठ के ठंडी से परेशान हो चुका हूँ। सबके अपने अपने दुख हैं, पर अभी तो फिलहाल सबसे ज्यादा दुख भारत के टेस्ट क्रिकेट लवर्स को है कि क्या हो गया है। बाहर जाके हम इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं, हमसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन होती है कि जीतेंगे, मगर घर पे आते ही कहानी पूरी पलट जाती है और 123 रन का सामान्य सा लगने वाला लक्ष्य भी हमारे लिए 30 रन ज़्यादा साबित हुआ। तो काफ़ी निराशाजनक वीकेंड हम सब टेस्ट क्रिकेट लवर्स के लिए रहा। बिफोर मैं पुनीत को जंप इन कराऊँ, मैं कुछ आंकड़े पढ़ना चाहूँगा। 4 टेस्ट मैच हम हार चुके हैं पिछले 6 टेस्ट मैच में से। लास्ट टाइम ये 4 टेस्ट आप हारे 6 में से वो हुआ था 1969-70, मतलब वेल बिफोर आवर बॉर्न। और तब हम इतने स्ट्रांग नहीं थे तो इतना शॉक नहीं था, मगर इस बार ऐसा होना, वो भी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ने एक भी टेस्ट नहीं हराया माइंड यू। ये 3 टेस्ट आपको न्यूजीलैंड ने हराया और एक आपको दक्षिण अफ्रीका ने हराया। तो मैं आपसे पहले प्रतिक्रिया जानना चाहूँगा, क्या कहना है? क्या आपने सपनों में भी सोचा था कि न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका ऐसे रोल ओवर करके चले जाएंगे? और अभी तो एक और वाइट वॉश का खतरा मंडरा रहा है, तो कैसे देखेंगे आप इसको फ्रॉम अ इंडियन यूजर पर्सपेक्टिव? देखिए, साउथ अफ्रीका वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में विनर रह चुकी है। दे आर द होल्डर्स ऑफ आईसीसी ट्रॉफी। तो उनके हाथों हारना इतनी कोई बहुत बुरी बात नहीं है। मुझे उतना कुछ शॉकिंग नहीं लगा जितना मुझे न्यूजीलैंड में लगा था। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जब हम हारे थे तब मुझे ज्यादा दुख हुआ था, ज्यादा शॉकिंग लगा था। लेकिन अभी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, क्योंकि साउथ अफ्रीका एक तो डब्ल्यूटीसी का फाइनल जीत के आई थी, डब्ल्यूटीसी चैंपियन है वो करंट। और दूसरी बात, वो जब पाकिस्तान गई थी तो उन्होंने काफी अच्छा वहां पे परफॉर्म किया था। एक 1-0 से पीछे रहने के बावजूद उन्होंने जो कमबैक किया वहां पे, वो काफी काबिले तारीफ था। और तीसरी बात ये कि उनकी जो ए टीम ने 420 का स्कोर इंडिया ए के अगेंस्ट जो चेस किया था, तो उससे हमें काफी कुछ पता चल गया था कि साउथ अफ्रीका की जो टीम है वो वेल प्रिपेयर्ड आई है और वो पूरा दमखम रखती है। और जो भी उन्होंने तैयारी नहीं की थी वो हमने उनको प्लेट में परोस के दे दिया। आपको पता है कि भाई जो भी है, अब हिस्ट्री में नहीं जाते हैं। पहले जो था कि भाई राहुल द्रविड़ थे, सचिन तेंदुलकर थे, सौरव गांगुली थे, ये लोग स्पिन को बहुत अच्छा खेलते थे। इवन वीवीएस लक्ष्मण थे, और भी मतलब और भी सारे प्लेयर्स थे जो स्पिन को बहुत अच्छा खेलते थे। सहवाग स्पिन ऑफ स्पिनर को स्पिनर ही नहीं समझते थे। वो स्पिन के सामने बड़े बड़े छक्के लगा देते, चौके लगा देते। तो हम स्पिन के बहुत ही अच्छे प्लेयर्स थे और इतने अच्छे प्लेयर्स सामने वाली टीम नहीं थी। लेकिन ड्यू टू द कोर्स ऑफ टाइम, सामने वाली टीम जो भी विदेशी टीम है उन्होंने प्रैक्टिस अच्छी की स्पिन के सामने। उनके पास भी अच्छे स्पिनर्स हैं। आप अगर साउथ अफ्रीका की बात ले लें तो महाराज तो वर्ल्ड क्लास स्पिनर है, उसमें कोई डाउट ही नहीं। वो मतलब अगर आप टॉप 5 टॉप 10 की बात लें, स्पिनर्स की बात लेंगे, तो महाराज तो आपके पास है ही। लेकिन जो उनके इमर्जिंग स्पिनर्स हैं, एक जो स्पिनर है जो उनके क्या कहते हैं प्लेयर ऑफ द मंथ रहे इस लास्ट मंथ, उनको तो उन्होंने प्लेइंग 11 में भी नहीं रखा था। लेकिन उसके बावजूद जो एक नया स्पिनर आया हार्मर करके, उन्होंने आपको खत्म कर दिया। तो मतलब आपकी आप ये गलती हम में भी है। अगर आपको याद हो तो हम भी डिस्कस कर चुके हैं कि हम इंडिया की जो सीरीज है उतनी सीरियस नहीं लेते हैं। और जो प्रैक्टिस है वो भी हम देखा जाए तो सेना कंट्री के हिसाब से करते हैं। तो इतना ना ज्यादा सेना कंट्री का वो हमने कर लिया कि हम अपने जो रूट है, हमारा जो बेसिक है, हमारा जो होम एडवांटेज था, हमने उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया। मैं खाली ये 2 सीरीज की बात नहीं कर रहा, अगर आप पिछले 7 साल की बात नहीं, तो हमारे बैटर्स की एवरेज कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है। और उसके अंदर देखा जाए तो हमारी हार ज्यादा हुई है विन के बजाय। खाली एक एक्सेप्शन उधर था, इंडिया इंग्लैंड की सीरीज में भी रोहित शर्मा राहुल द्रविड़ ने न्यूट्रल विकेट्स मांगी थी। वहां पे अगर आपको याद हो तो 5 टेस्ट मैच में आई थिंक 4 टेस्ट मैच ऐसे हुए थे जहां पे विकेट्स जो थी वो न्यूट्रल थी, ना ही रैंक टर्नर था और ना ही ग्रीन पिच था।
तो वहां पे हमको रिजल्ट देखने को मिले थे और वहां पे इंडिया ने अच्छा परफॉर्म किया था। लेकिन अगर आप बाद में फिर न्यूजीलैंड के पास आ गए या उसके पहले ऑस्ट्रेलिया की बात करें, इंदौर के टेस्ट मैच की बात करें, तो जहां जहां हमको रैंक टर्नर्स मिले हैं, वहां वहां या तो हम बहुत मुश्किल से जीते हैं या तो हम हार गए हैं। और न्यूजीलैंड का रिसेंट सीरीज एग्जांपल है और साउथ अफ्रीका की ये सीरीज एग्जांपल है। और इसमें तो इस टेस्ट मैच की अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं, तो इसमें तो हमारा कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं था। पहले तो चलो आपके पास पुजारा हुआ करते थे, रहाणे हुआ करते थे, कोहली हुआ करते थे, इवन रोहित शर्मा हुआ करते थे। जब से रोहित शर्मा का कमबैक हुआ है, सबसे अच्छे बैट्समैन बैटर वही रहे हैं इंडिया के लिए, तो रोहित शर्मा हुआ करते थे। अब इस टेस्ट मैच साउथ अफ्रीका के टेस्ट मैच में देखा जाए तो कोई आपके पास इन 4-5 नाम में से कोई नाम था ही नहीं। मतलब आपके पास कोई एक्सपीरियंस ही नहीं था आपके पास। और जो आपके पास लाइनअप थी, उसमें भी आपने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया कि भाई उसके तो क्या ही कहने। अब 3 नंबर पे आप वॉशिंगटन सुंदर को उतार रहे हो, मतलब आपने पूरी बैटिंग लाइनअप ही खत्म कर दी। नो डाउट वॉशिंगटन सुंदर इस पूरे मैच के सबसे अच्छे बैटर रहे, उन्होंने सबसे ज्यादा बॉल खेला, लेकिन वो नंबर 3 के बैटर है नहीं, वो आपको भी पता है, वो हमको भी पता है। वो एक अच्छी इनिंग खेलते हैं, वो उनके नंबर पे खेलते हैं, 7 नंबर या 8 नंबर जो है वो नीचे जो एक देना होता है, एक सॉलिड एंडिंग देनी होती है, उसके लिए वो बेटर है। वो उनको ले लीजिए या फिर रविंद्र जडेजा को ले लीजिए, पर वो नंबर 3 के बैटर है नहीं। नंबर 3 पे आपको आपका सबसे बेस्ट बैट्समैन होना चाहिए। और आपके जो जब सबसे बेस्ट बैट्समैन थे शुभमन गिल, तो 4 नंबर पे थे। अनफॉर्चुनेटली वो इंजर्ड हो गए, तो उनके खिलाफ तो मैं कुछ कहूंगा नहीं उतना कुछ, क्योंकि वो अनलकी रहे, वो इंजर्ड हो गए। लेकिन बाकी सारे उनको अगर छोड़ दिया जाए तो आपके पास कोई बैटर बचा ही नहीं। खाली बस यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल थे जो ओपन कर रहे थे। और हो सकता है एक आध टेस्ट में आपका दिन खराब रहे तो आप नहीं परफॉर्म करोगे, लेकिन इन तीनों के अलावा तो आपके पास कोई बैटर था ही नहीं जो आपको सॉलिड क्या कहते हैं, आपको एक इनिंग्स दे सके, चेतेश्वर पुजारा की तरह जो वहां पे टिक के खड़ा रह सके। तो मेरे ख्याल से लगता है कि एक तो टीम सिलेक्शन, पिच पे तो मैं आ ही नहीं रहा हूँ, लेकिन टीम सिलेक्शन बहुत ही गलत हुआ, बहुत ही खराब हुआ। अगर आप प्रॉपरली एक टेस्ट मैच प्लेइंग 11 लेके चलते और फिर ये टेस्ट मैच हारते, तो फिर मैं शायद पिच की बात करता या फिर इसकी बात करता। लेकिन पहले तो आपने प्लेइंग 11 ही टेस्ट मैच के अकॉर्डिंग नहीं रखा, तो वो सबसे बड़ी गलती थी आपकी। और आपको ये नहीं पता था कि आपके कैप्टन ही इंजर्ड हो जाएंगे 20 टेस्ट मैच में, तो वो भी एक डिसएडवांटेज था इंडिया के लिए। लेकिन ऑन द होल इंडिया प्लेड पुअरली, और ये जानते हुए कि हम अब रैंक टर्नर पे अच्छा नहीं खेल पाते, हमारे प्लेयर्स जो है वो स्पिनर्स को अच्छा नहीं खेल पाते, तो भी आपने ये पिच मंगाई, तो वो तो बहुत ही गलत चीज थी। तो मैं नहीं कहना चाहता, बट हम मुझे गालियां भी पड़ सकती है, बट वी डिजर्व टू लूज दिस मैच। चलिए, काफी हार्श रिएक्शन, और आई थिंक एक इंडियन फैन का यही रिएक्शन काफी लोगों का फीलिंग भी रहा है, तो आई कैन टोटली रिलेट। बस खाली मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि अगर शुभमन गिल गुवाहाटी टेस्ट मैच भी नहीं खेल पाते हैं, जिसके मुझे आसार भी दिख रहे हैं, क्योंकि अगर आप आईसीयू से अभी रिलीज़ हुए हैं और आप अपना नेक भी नहीं मूव कर पा रहे, तो आपको ट्रैवल भी मना किया गया, तो आई तो डोंट सी कि हाउ ही विल गेट फिट। तो मुझे आई नो कि साई सुदर्शन डिजर्व करते हैं स्पॉट, बट आई थिंक 7 लेफ्ट हैंडर्स के साथ जाना, वो भी नोइंग कि आप हार्मर को खेल ही नहीं पा रहे, तो मेरे लिए तो लगता है कि एक और चिंता का विषय है टीम मैनेजमेंट के लिए। क्योंकि इस कॉम्बिनेशन के साथ अगर आप अगेन रैंक टर्नर, जो मेरे न्यूज़ में रिपोर्ट्स मैंने पढ़ी हैं, आई थिंक अनदर रैंक टर्नर इज वेटिंग फॉर बोथ द टीम्स। तो क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई ऋतुराज या सरफराज, जो न्यूज़ में अटकलें चल रही है कि समवन माइट बी एडेड, तो ऐसा कोई राइट हैंडेड प्लेयर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या आप मानते हैं कि नहीं साई आना चाहिए? लुकिंग एट द माइंडसेट ऑफ द मैनेजमेंट, मुझे नहीं लग रहा कि कोई एक अनएक्सपेक्टेड एडिशन होगा इस प्लेइंग 11 में। हाँ, माइट भी साई सुदर्शन आ जाए, क्योंकि ही इज द पार्ट ऑफ द स्क्वाड, तो वो आ सकते हैं। प्लस शुभमन गिल की जगह आई डोंट नो, बट कोई एक और प्लेयर आ जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि सरफराज को बुलाया जाएगा या फिर आउट ऑफ द ब्लू ऋतुराज गायकवाड़ को बुलाया जाएगा। ऋतुराज का ये सीजन काफी, मतलब डोमेस्टिक की बात करूँ तो अच्छा रहा है, इंजरी फ्री रहे हैं, और आई थिंक 60 से ऊपर की एवरेज है उनकी। मैंने इसलिए उनका नाम लिया क्योंकि आप 6 लेफ्ट हैंडर से तो ऑलमोस्ट हार्मर को खेल ही नहीं पाए, तो एक और लेफ्ट हैंडर ऐड करके तो शायद आप अपनी ही समस्या बढ़ा सकते हैं। या तो फिर एक सोल्यूशन ये है कि आप किसी लेफ्ट हैंडर प्लेयर को
भी ड्रॉप करें। तो काफ़ी सारे अटकलें हैं जो आई थिंक टीम इंडिया को आंसर करना है। कल दे आर स्लेटेड टू ट्रैवल गुवाहाटी, तो कल आइडिया लग जाएगा। अगर गिल नहीं ट्रैवल कर रहे जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो आई थिंक उनका एक रिप्लेसमेंट अनाउंस हो जाएगा। तो टीम इंडिया के लिए तो मुश्किलें बढ़ती भी हैं, मगर आई थिंक हमको यही देखना है कि क्या बैकअप में लेके आते हैं। एक और वाइट वॉश आपके सर पे खड़ा है, मगर आई थिंक एज वी ऑलवेज डू, वी विल ट्राई एंड होप कि हम लोग कम बैक करें और एटलीस्ट ड्रॉ करें सीरीज। मेरे 2-3 सवाल आई थिंक आईसीसी से भी रहेंगे कि एक टॉप 2 टीम अगर आप खेल रहे हैं और 2 टेस्ट मैच की सीरीज रख रहे हैं, तो मैं तो कभी नहीं सेटिस्फाइड रहूँगा। आई कैन अंडरस्टैंड कि लोअर रैंक बोर्ड्स ऐसा ट्राई करते हैं बिकॉज इट्स नॉट वेरी फीजिबल फॉर देम, बट डेफिनेटली बीसीसीआई कुड हैव अफोर्डेड विद वन मोर टेस्ट मैच। मे बी दे कुड हैव लेट गो ऑफ कपल ऑफ T20s और एक टेस्ट मैच और स्केड्यूल होता तो ज़्यादा अच्छा रहता। और आई थिंक शुभमन गिल की जो इंजरी हुई है उसके बारे में भी मेरे को लगता है कि अब वक्त आ गया है जहाँ पे अगर ऐसी सीरियस इंजरी होती है तो जैसे आपने कंकशन में अलाउ किया है एक सब्स्टिट्यूट, कहीं ना कहीं इस पर विचार करना चाहिए। आई नो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, सम टीम्स माइट टेक दिस एडवांटेज, मगर शुभमन गिल के केस में या अभी ऋषभ पंत हुए थे मैनचेस्टर में, या आई थिंक और भी 1-2 इंस्टेंसेस मुझे याद आते हैं पिछले 1-1.5 साल में। तो आपको लगता है रूल में संशोधन का वक्त आ गया है या आई थिंक इट इज टू रिस्की? देखिए, फिलहाल तो आप 11 प्लेयर को सकते हैं, लेकिन स्क्वाड आप 15-16 मेंबर्स का बनाते हैं। तो वो 4-5 जो एक्स्ट्रा प्लेयर्स आप लेते हैं, वो किस सिचुएशन के लिए लेते हैं? इसी सिचुएशन के लिए लेते हैं ना, कि अगर कोई आपका प्लेयर इंजर्ड हो गया या फिर मतलब जो भी है, मेन तो इंजरी कंसर्न ही है कि अगर आपका प्लेयर नहीं खेल पा रहा है, तो आप जो 4-5 प्लेयर के जो आपके ऑप्शंस है स्क्वाड में, आप उनको खिलाएं। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ रूल चेंज करने की जरूरत है। नहीं, मेरा सवाल ये है कि अगर मैच के दौरान कोई प्लेयर इंजर्ड होता है तो जैसे कंकशन में आप प्लेयर को रिप्लेस करके वो प्लेयर बैटिंग भी कर सकता है, बॉलिंग भी कर सकता है। पर शुभमन गिल की जगह कोई प्लेयर ने आके बैटिंग नहीं की, तो क्या आपको लगता है कि वो रूल में चेंज की बात आ सकती है? क्योंकि इस टेस्ट मैच में आप देखो तो टीम इंडिया को अब प्रैक्टिकली टीम इंडिया 2 विकेट डाउन थी क्योंकि उनके शुभमन गिल दोनों इनिंग में खेले नहीं। तो क्या आप समर्थन में है कि ऐसा कंकशन जैसा ही इसमें भी रूल का बदलाव आना चाहिए, या ज्यादा टीम इसका गलत फायदा उठाएंगी? आई थिंक टीमें इसका ज्यादा गलत फायदा उठा सकती है। अच्छा, तो थोड़ा मतलब जैसा चल रहा है वैसे ही चलना चाहिए। मुझे तो कंकशन का भी जो रूल है वो सही नहीं लगता है। एक्चुअली देखा जाए तो मैच चालू होने से पहले आपका सारा एग्जामिन होता है, आपकी फिटनेस टेस्ट पूरी होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप ड्यूरिंग द प्ले अगर आपके साथ कुछ हो जा रहा है, आप इंजर्ड हो जा रहे हैं, तो दैट्स जस्ट अ बैड लक। और अभी तक हमने देखते चले आए हैं कि भाई वो एक्सेप्शन है कि आपको खेलना पड़ता ही है, वो उससे आप पीछे हट नहीं सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ रूल लाना चाहिए। मुझे कंकशन का भी रूल मुझे समझ नहीं आता है और मैं उसके फेवर में नहीं हूँ। तो ये तो मतलब जैसा चल रहा है आई थिंक वैसा ही चलना चाहिए। आप एक प्लेयर से देखा जाए तो अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो एक प्लेयर से कोई फर्क नहीं पड़ता, और अगर आप खराब कर रहे हैं तो भी एक प्लेयर से कोई फर्क नहीं पड़ता, है कि नहीं? तो यही चीज है। बिल्कुल सही बात आई थिंक जैसा चल रहा है वैसे। और आगे बढ़ने से पहले हमने इंडिया की तो बहुत ही बुराई कर ली, हमने मैनेजमेंट की बहुत बुराई कर ली, लेकिन ऑन द कॉन्ट्रारी मैं साउथ अफ्रीका की तारीफ करना चाहूंगा, और पर्टिकुलरली उनके कैप्टन की तारीफ करना चाहूंगा कि कोई आई डोंट नो कोई बात कर रहा है कि नहीं कर रहा, लेकिन ही इज द मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन जिन्होंने सबसे फास्ट 10 टेस्ट मैच जीते। उन्होंने अभी तक 11 मैच में कैप्टनसी करी है, जिसमें से 10 टेस्ट मैच वो जीत चुके हैं। तो मतलब आई डोंट थिंक, हाँ इंक्रेडिबल है। और आई डोंट थिंक ये जो फीट है वो इवन रिकी पॉन्टिंग और मार्क टेलर और विव रिचर्ड्स और आई थिंक उनके पहले जो कैप्टन थे, मुझे उनका नाम याद नहीं है, उन्होंने भी अचीव किया हो। तो मतलब ये बहुत बड़ी बात है। और हम हमेशा मैं कहता हूँ मजाक में हम लोग बोलते हैं कि बहुमा सुप्रीमेसी ये वो, लेकिन उन्होंने जितने भी उनके ये जो मजाक उड़ाने वाले हैं, उनके जो आलोचक हैं, उनको अच्छी तरह से उन्होंने जवाब दिया है। और ऐसा जवाब दिया है कि आई डोंट नो अबाउट एनीवन बट मैं तो उनका फैन हो चुका हूँ। और इस हार से मुझे उतना दुख नहीं हुआ है जितना मुझे उनकी जीत से खुशी मिल रही है। इसमें मैं थोड़ा सा असहमत हूँ, मगर हाँ, बबुआ के लिए मेरे लिए फुल रिस्पेक्ट रहेगी। प्रोफेसर बबुआ मैं तो बुलाता हूँ, वो मनी हाइस्ट वाला जो सॉन्ग है वो बिल्कुल एप्ट है उनके लिए।
तो काफ़ी अच्छा रहा परफॉर्मेंस, और इसी से आई थिंक अब सेकंड टेस्ट मैच की उत्सुकता बढ़ गई है, जो ज़्यादा दूर नहीं है, इस शनिवार से स्टार्ट होगा। याद रखिएगा कि वह 9 बजे स्टार्ट होगा, क्योंकि ईस्ट में और जल्दी सन सेट हो जाएगा, और पहले टी सेशन आएगा फिर लंच सेशन आएगा, तो काफ़ी हिस्टोरिक टेस्ट मैच रहेगा, और गुवाहाटी का भी फर्स्ट टेस्ट मैच है। तो आई एम वेरी एक्साइटेड। आई थिंक आई एम होपिंग कि टीम इंडिया विल फाइट बैक, और लेट्स सी कि क्या चेंजेस करते हैं। गिल तो ऑफकोर्स मैं एक्सपेक्ट कर ही रहा हूँ उस समय कि चेंज होंगे, बट लेट्स सी बाकी क्या होता है, तो हमारी नज़रें उस पर बनी रहेंगी। मगर एक और एक्टिविटी हुई लास्ट वीक जिसका नाम है IPL रिटेंश। तो काफ़ी टीमों ने अपने रिटेंशंस अनाउंस किए, रिलीजेस अनाउंस किए, तो उसकी वजह से टीमों के कॉम्पोजिशन और कॉम्बिनेशंस अलग हो गए। तो हम लोग 10 टीमों को एनालाइज करेंगे वेरी क्विकली। मैं चालू करता हूँ ऑफ कोर्स द येलो आर्मी, चेन्नई सुपर किंग्स। द मोस्ट शॉकिंग और मोस्ट व्यूड ट्रेड जो रहा है वो रविंद्र जडेजा सैम करन ट्रांसफर टू RR, और उसकी जगह आपको मिल जाते हैं विकेट कीपर बैट्समैन संजू सैमसन। तो ये सबसे चौंकाने वाला भी रहा, सरप्राइजिंग भी रहा, और सेंसिबल भी मैं बोलूँगा, क्योंकि राजस्थान को 2 अच्छे ऑलराउंडर मिल गए जो उनको ज़रूरत थी, जो मैं उनके पढ़ रहा था मैनेजमेंट की बात। और चेन्नई को एक ऐसा विकेट कीपर इंडियन बैट्समैन मिल गया जो टॉप ऑर्डर में खेल सकता है, लॉन्ग टाइम तक कीपिंग कर सकता है। तो माइट भी धोनी को रिप्लेस कर सके इन फ्यूचर। Yeah, I think number 7 jersey now can retire hopefully, and then Sanju Samson can keep full time as well. तो आई थिंक संजू के आने से चेन्नई को टॉप 5 अच्छा हो गया है, मैं चेन्नई की अगर बात करूँ। और जडेजा का टेक्निकली इतना लॉस नहीं है, क्योंकि जडेजा द बैटर वाज नॉट परफॉर्मिंग एज वेल एज जडेजा द बॉलर, और आई थिंक जडेजा का जैसा ही लाइक फॉर लाइक बॉलर नूर है उनके पास, जिसको उन्होंने रिटेन किया है, तो they have identified that opportunity. Or Sam Curran is there with CSK but hasn't performed to his potential, so nothing shocking there. इसके अलावा आई थिंक चेन्नई ने मथीसा पथिराना, कॉनवॉय, रचिंद्र रविंद्र, मिचेल, इन सभी को भी जाने दिया है। तो चेन्नई इज लुकिंग टू रिवैम्प। ऑक्शन में वो लोग 44 करोड़ के साथ जाएंगे, और उनको एक वर्ल्ड क्लास डेथ बॉलर चाहिए होगा जो एलिस का साथ दे सके, तो आई थिंक वो उनका प्राइमरी रिक्वायरमेंट होगा। एक स्पिन ऑलराउंडर पे भी उनकी नज़र होगी, जस्ट टू एंश्योर कि नूर का अगर कुछ इंजरी होता है तो दे हैव अ बैकअप। और मेरे हिसाब से वैसे तो उनके पास मात्रे और गायकवाड़ और सैमसंग में से अच्छे ऑप्शंस हैं ओपनिंग के लिए विद ब्रेविस टू कम, बट दे माइट लुक फॉर सम ओवरसीज ओपनर एज वेल जस्ट टू सी हाउ थिंग्स गोस। सो ये तो मेरी रही चेन्नई की बातें। उन्हीं से थोड़ा साउथ में नीचे आता हूँ, 2 टीमों में एनालाइज करेंगे, 2 मैं करता हूँ फिर तुम 2 करना, ऐसे सीक्वेंसली। तो मैं RCB पे आता हूँ अब, द डिफेंडिंग चैंपियन, ऐसा बोल के बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को 18 साल में पहली बार। तो RCB ने एज यूजुअल अपना कोर मेंटेन किया है, और विराट कोहली और सारे इंपॉर्टेंट खिलाड़ी फिल सॉल्ट, जॉश, टिम डेविड, पाटीदार, पाडिकल सब रिटेन्ड है। रिलीज किया है कोई हाई प्राइस प्लेयर लाइक लियाम लिविंगस्टन, जो आई थिंक एक्सपेक्टेड था, ही हैजंट परफॉर्म मच, और 16 करोड़ रहेगा उनके पास। आई थिंक पेस में एक डेप्थ अगर आ जाती है, पेस कोई अच्छा बॉलर आ जाता है, तो भुवी का अगर कोई इंजरी की वजह से आउट होता है तो एक अच्छा बैकअप रहेगा। और मिडल ऑर्डर में भी अब लियाम नहीं है, तो मेरे हिसाब से आपको एक फिनिशर ट्राई करना चाहिए। रसल माइट वेल वर्क फॉर देम एज वेल एज फॉर चेन्नई, तो रसल आई थिंक इज समवन दिस टू अ फ्रेंचाइजी विल डेफिनेटली टारगेट। और स्पिन मुझे उनका ट्रेडिशनली वीक ही लगा है चहल के जाने के बाद, तो अगर कोई अच्छा स्पिनर इनको विद इन 3-4 करोड़ मिल रहा है तो उस पर भी उनकी निगाहें हो सकती हैं। तो ये तो रही साउथ की 2 टीम, चेन्नई और बेंगलोर। पुनीत, आप 2 टीम चुनना चाहेंगे? मैं शुरुआत करूंगा पंजाब किंग्स से। पंजाब किंग्स ने अपने ग्लेन मैक्सवेल को जाने दिया है। नो सरप्राइजेस। नो सरप्राइजेस। ग्लेन मैक्सवेल, एरन हार्डी, बहुत ही सरप्राइजिंग है। जॉस इंग्लिश को जाने दिया है, या शॉकिंग मेरे लिए तो। बहुत शॉकिंग है, क्योंकि जॉस इंग्लिश अभी बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं और वो काफी अच्छी इनिंग्स खेल रहे हैं। तो मुझे याद है वो आई थिंक उनका एक टॉप 2 में फिनिश करने के लिए जॉस इंग्लिश की एक इनिंग बहुत काम आई थी ये किंग्स में, तो आई एम वेरी शॉक्ड। हाँ, शॉक। और कुलदीप सेन और प्रवीण दुबे, तो उनका रिमेनिंग पर्स जो है वो 11.5 करोड़ का है। अच्छा, तो देखते हैं। हाँ, तो 11.5 करोड़ में हम देखते हैं कि वो कौन से प्लेयर्स को टारगेट करते हैं और क्या अपनी प्लेइंग 11 चूज करेंगे, तो ये देखने लायक रहेगा। और दूसरी टीम LSG है, तो LSG ने भी मतलब डेविड मिलर को जाने दिया, जो ठीक ठाक है मेरे ख्याल से, कोई इतना कोई शॉकिंग वैल्यू नहीं है। डेविड मिलर ने कुछ मतलब उतना कुछ खास परफॉर्म नहीं किया था। दूसरे हैं आकाशदीप, फिर रवि बिश्नोई। आई थिंक वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे LSG के लिए, लेकिन उनको जाने दिया, वो एक थोड़ा शॉकिंग कह सकता हूँ मैं। बाकी समार जोसेफ को जाने दिया उन्होंने। समार जोसेफ अभी आई थिंक इंजर्ड वगैरह चल रहे थे कुछ, तो आई थिंक उसकी वजह से।
और फिर जो 3 नाम है अनटैप्ड प्लेयर्स हैं, आर्यन जुआल, राज्यवर्धन हंगररेकर और युवराज चौधरी। तो उनका जो रिमेनिंग पर्स है वो 23 करोड़ है। और सबसे अच्छी बात जो है वो पिछले आईपीएल में ना परफॉर्म करने के बावजूद जो सबसे महंगे प्लेयर हैं ऋषभ पंत, वो अभी भी एलएसजी के साथ बने हुए हैं और वो कैप्टन है। तो लेकिन लेकिन मुझे लग रहा है कि ये जो सीजन है उसमें उनको परफॉर्म करना पड़ेगा और उनको मतलब एलएसजी के लिए अच्छे इनिंग्स और अच्छे इम्पैक्टफुल इनिंग्स खेलनी पड़ेगी, तभी जाके वो आई थिंक अगले सीजन में रिटेन हो पाएंगे। तो ये सीजन उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और 23 करोड़ है उनके पास, तो देखते हैं कि वो अपनी प्लेइंग 11 कैसे सेट करते हैं, तो ये देखने लायक रहेगी। तो अब बाकी के दो तीन टीमें हैं वो आप डबल आप बताइए। ठीक है, तो मैं साउथ में कंटिन्यू करता हूँ। सनराइजर्स, आई थिंक सनराइजर्स भी ठीक है, लास्ट सीजन उनका ठीक ठाक रहा, मगर उन्होंने अपना बैटिंग डेप्थ, जो बैटिंग उनका कोर था, हेड, क्लासन, अभिषेक शर्मा, ईशान, आई थिंक उनको मेंटेन किया है। तो एसआरएच ने उनको नहीं किया है। समी को आई थिंक उन्होंने ट्रेड कर दिया है एलएसजी को। तो वो मेरे लिए सरप्राइजिंग नहीं था, क्योंकि समी वाज कॉस्टिंग समवेयर अराउंड 10 या 10.5 सीआर। तो आई थिंक एट हिज एज थोड़ा रिस्की हो जाते हैं, अगर उनका कुछ इंजरी या कुछ आ गया तो आप 10 करोड़ का बजट आपका अनयूज जाएगा, तो मेरे लिए सरप्राइजिंग नहीं है। और जाम्पा आई थिंक इतना किसी आईपीएल टीम के लिए खेलने नहीं है, तो जाम्पा रिलीज हुए तो वो भी सरप्राइज नहीं है। तो 25.5 के करोड़ के साथ एक अच्छा पर्स के साथ जाएंगे। और आई थिंक आपके पास अभी कमिंस हैं और उनटकर, और ये आई थिंक आपके इंडियन बॉलर्स हैं। तो आई थिंक अभी आपको शमी को रिप्लेस करने वाला कोई एक अच्छा बॉलर को टारगेट करना पड़ेगा, इंडियन प्रेफरेबली, क्योंकि हेड, क्लासन और कमिंस, ये 3 तो आपके फॉरेनर फिक्स हैं। तो मेरे हिसाब से इंडियन बॉलर के लिए वो लोग जाएंगे। एक स्पेशली स्पिन अटैक भी चाहिए होगा, क्योंकि उनके पास रिस्ट स्पिनर में अब ज़्यादा बचे नहीं है, तो आई थिंक वो एक ऑप्शन होगा। और अगर उनको गलती से एंड्रे रसल मिल गया, तो मैं तो इमेजिन कर रहा हूँ कि एसआरएच की टीम क्या बनेगी। तो वो समथिंग टू लुक आउट फॉर। तो एंड्रे रसल आई थिंक इनकी भी निगाहें होगी उस पर। तो मेरे लिए लग रहा है कि एंड्रे रसल के लिए एक तरीके से शायद अच्छा हो गया। ठीक है, वो उनकी एज हो गई है, थोड़ा डिमिनिशिंग उनके रिटर्न्स रहे हैं, बट स्टिल ही इज़ अ वेरी डेंजरस प्लेयर। तो और हैदराबाद की पिच तो उनको रास आएगी। तो ये तो एसआरएच की बात रही। कलकत्ता पे चलते हैं, द टीम विद द मोस्ट एक्सपेंसिव बजट, 64 करोड़ के साथ जाएंगे। नो सरप्राइजेस कि उन्होंने वेंकटेश को रिलीज कर दिया 23 करोड़। एनीवे उनके लिए ओवर प्राइस था। रसल भी कर दिया है, तो वो मेरे लिए थोड़ा सरप्राइज रहा, बट मे बी दे नाउ वांट टू बहुत सरप्राइजिंग। एग्जैक्टली, मतलब 12 करोड़ में तो मेरे को लगता है कि अगर उन्होंने रिटर्न बाय करने का भी सोचा होगा तो आई वुड बी शॉक कि अगर 12 के अंदर वो मिल जाते हैं। बट मे बी आई थिंक मेरे को ऐसा फीलिंग आ रहा है कि क्विंटन और नॉर्किया भी रिलीज हो गए, तो शायद वो लोग कैमरून ग्रीन के लिए डेस्परेट है, मेरे को ऐसा फीलिंग आ रहा है। तो शायद आपके पास 63 करोड़ है, तो आपको शायद कोई हरा भी नहीं पाएगा अगर आपको लेना ही है ग्रीन को। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ग्रीन शायद उनके प्लेयर आ जाएं और वो ओपन भी करते हुए दिख सकते हैं हमको, वो और रहाने, तो एक अच्छा कॉम्बो होगा। और उसके अलावा आई थिंक उनको एक पेस अटैक में भी लीडर चाहिए, क्योंकि नॉर्किया भी नहीं है उनके पास। तो आई थिंक वो लोग, उनके पास हर्षित राणा और ये आपके जो दूसरे स्पिनर्स हैं, आई थिंक वरुण और सुहास, तो आई थिंक उनका वो सब सेटल्ड है। पर एक आई थिंक उनको प्रीमियर इंटरनेशनल फास्ट बॉलर चाहिए, तो वो भी आई थिंक उनके निगाह में रहेंगे। तो कलकत्ता का ये हाल है। और जो मेरे लास्ट टीम है रिव्यू में, वो है राजस्थान। आई थिंक संजू और जडेजा और कुरन का स्वैप का तो हम बात कर ही चुके हैं, तो वो तो रिपीट नहीं करेंगे। उसके अलावा उन्होंने वनिंदु और थिक्सना को रिलीज कर दिया। थिक्सना मेरे लिए सरप्राइजिंग नहीं है, वनिंदु स्लाइटली मैं बोलूँगा, क्योंकि इतने ख़राब खिलाड़ी नहीं थे 2 या 2.5 करोड़ में। आपको बॉलिंग भी देते हैं, बैटिंग भी देते हैं और अच्छे फील्डर भी हैं। बट ठीक है, 16 करोड़ का ऑक्शन पर्स लेके जाएंगे। विकेट कीपर उनको ऑफकोर्स अच्छा ढूंढना पड़ेगा। संजू थे तो मिस कभी हुए नहीं, मगर अब आई थिंक पर ध्रुव जुरेल है उनके पास, इफ आई रिमेंबर। तो आई थिंक ध्रुव जुरेल ही अब उनके प्राइमरी कीपर बन जाएंगे, ऐसी फीलिंग आ रही है। कैप्टनसी उनका टसल होगा, बट मैं हियरिंग रिपोर्ट्स इट इज शोडाउन बिटवीन जडेजा और जायसवाल। मेरे हिसाब से जायसवाल बनने चाहिए, क्योंकि किसी और खिलाड़ी फ्रेंचाइज से आए हुआ खिलाड़ी को आप डायरेक्ट बना तो वो इट हैज़ नॉट वर्कड आउट फॉर मुंबई इंडियंस। हार्दिक पांड्या वाली स्टोरी हम देख चुके हैं। तो आई थिंक आप सेम ही ग्रुप से कोई कप्तान बनाए, वो मेरे हिसाब से बेटर रहेगा। और मिडल ऑर्डर में उनको एक डेप्थ चाहिए। सिमरन हेटमायर है, मगर आई थिंक अगर उनके में मिलर आ जाते हैं तो मुझे लगता है कि राजस्थान मिलर के पीछे जा सकता है, क्योंकि मिलर आ गया तो मिलर और हेटमायर में से जो फॉर्म में रहेगा उसको पिक करके, या तो उन दोनों को भी पिक करके एक अच्छा डेप्थ बन सकता है। तो राजस्थान मोरलेस लुक सेटल। कैप्टन कौन बनता है और ये 2-3 गैप कैसे वो लोग प्लग करते हैं, यही देखना है। तो ये तो मेरी रही राजस्थान की कहानी। तो बची हुई 3 टीम पुनीत आप हमें बता दीजिए। हाँ, तो मैं एमआई से शुरू करता हूँ, मुंबई इंडियंस। हालांकि मुंबई इंडियंस ने जो भी प्लेयर्स रिलीज किए हैं, तो वो उन प्लेयर्स को मैंने कभी प्लेइंग 11 में देखा नहीं है। तो
उनको मतलब कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और फिर भी मैं नाम बता देता हूँ, बेवन जैकब्स, सत्यनारायण राजू, रीस टॉपली, केएल श्रीजीत, करण शर्मा कभी कभार हमको खेलते हुए दिखे हैं, मुजीबुर रहमान, लिजर्ड विलियम्स और विघ्नेश पुथुर। तो उनका जो रिमेनिंग पर्स है वो 2.75 करोड़ है। तो आई थिंक साइलेंट मुंबई रहेगा। तो मतलब हाँ साइलेंट रहेगा, और उनका जो प्लेइंग 11 है वो आई थिंक सेम ही रहने वाला है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और मैं अभी मतलब 1-2 दिन से पढ़ रहा था कि उनका जो मेन जो न्यूज मुंबई इंडियंस से वो ये आई है कि उन्होंने अर्जुन तेंदुलकर के साथ ट्रेड किया है विद एलएसजी। या तो देखना पड़ेगा कि अर्जुन तेंदुलकर को अभी तक तो खेलने के मौके नहीं मिल रहे थे मुंबई इंडियंस से, एलएसजी में शायद मिल जाए। एलएसजी पे शायद मिल जाए, क्योंकि देखते हैं अब क्या होता है क्या मैं नहीं। think इतना और स्ट्रॉन्ग मैं नहीं है। हाँ, और मेरे ख्याल से अर्जुन तेंदुलकर के लिए ये एक अच्छा मौका है, क्योंकि आप अपने पेरेंट्स के मतलब शैडो में अभी तक चल रहे थे, अब आपको इंडिपेंडेंटली मौका मिल रहा है, तो आपको उस मौके को कैसे बुनाते हैं वो अब देखना पड़ेगा। तो यही एक न्यूज थी एमआई की तरफ से। बाकी मुझे नहीं लगता कि एमआई कोई चेंज करेगा, उनकी टीम जो है वो वेल सेटल्ड है, और आई थिंक वही टीम आगे इस आईपीएल में हमको देखने को मिलेगी। अगली टीम है डीसी, दिल्ली कैपिटल्स। तो दिल्ली कैपिटल्स ने काफी मतलब कुछ शॉकिंग चेंज किए हैं और काफी अच्छे चेंज। देखा जाए तो फाइव डुप्लेसी जो है उनको उन्होंने रिलीज कर दिया है। आई डोंट नो ये शॉकिंग है कि क्या है, लेकिन आई थिंक एज देखा जाए तो हाँ एज फैक्टर कह सकते हैं, लेकिन ये अभी वो परफॉर्म तो कर ही रहे हैं, और ये मिनी ऑप्शन है, तो मुझे नहीं लगता कि इतनी कोई डेस्पिरेशन थी उनको हटाने की। बट मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है कि शायद केएल को वो लोग वापस ओपनर बनाएंगे, और केएल और फाफ क्या सिमिलर हो जाते हैं, तो मे बी उनकी थिंकिंग है कि दे माइट गो फॉर एन एक्सप्लोसिव ओपनर। ओके, और एक्सप्लोसिव का नाम लिया तो उनके पास ऑलरेडी एक एक्सप्लोसिव ओपनर थे, उनको भी उन्होंने रिलीज कर दिया, जेक फ्रेजर मैकगर्थ। मतलब ये मुझे समझ में नहीं आया, मतलब इनको तो एक चांस, एक सीजन का चांस और मिलना चाहिए, क्योंकि क्योंकि 2 या 2.5 करोड़ में यू नेवर नो, ही माइट टर्न इट अराउंड। और इन्होंने मतलब ऐसा नहीं है कि इन्होंने पूरा साइलेंट गए, इन्होंने 2-3 इनिंग्स ऐसी खेली है जो काफी एक्सप्लोसिव थी। बुमराह को भी यू नो बहुत ये मारा याद है। हाँ, यू नेवर नो, ये सीजन शायद उनका उनका होता तो डीसी का चेंज होता था, लेकिन ठीक है उनको किया, तो मेरे को लगता है जेक फ्रेजर मैकगर्थ जो है वो एक हॉट प्रॉपर्टी रहेंगे ऑक्शन के। आई थिंक उनके ऊपर बेट्स लगेंगे ज्यादा। और उसके बाद देखा जाए तो मोहित शर्मा है, मोहित शर्मा को उन्होंने रिलीज कर दिया, दर्शन नालकंडे को रिलीज किया, मनवंत कुमार को रिलीज किया, और सैदिकुल्ला अटल को रिलीज किया। तो उनके पास जो पर्स बचा है वो 21.8 करोड़, लगभग 22 करोड़ के आसपास है। तो वो एक्टिव रहेंगे इस ऑक्शन में। तो देखते हैं क्या प्लेइंग 11 वो सिलेक्ट करते हैं, तो वो देखने लायक रहेगा डीसी की तरफ से। और लास्ट हमारी जो टीम है वो है गुजरात टाइटंस। तो गुजरात टाइटंस ने जिसको रिलीज किया है वो है दसुन शानाका, गेराल कोटसी, करीम जन्नत, कुलवंत खेजोरलिया और महिपाल लोमरो। तो इसमें देखा जाए तो कोई इतनी कोई शॉकिंग वैल्यू है नहीं, शॉकिंग नहीं है, बट फिर भी, और उनके पास जो है वो 13 करोड़ का पर्स है। तो ठीक है, देखते हैं अभी क्या करते हैं, नहीं रहेंगे। हाँ ज्यादा एक्टिव नहीं रहेंगे, और जितने भी प्लेयर्स उन्होंने रिलीज किए हैं उसमें आई थिंक प्लेइंग 11 से उनको कोई इतना फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि प्लेइंग 11 तो उनका इंटैक्ट ही है। तो देखते हैं अभी क्या होता है, आगे क्या चलता है। इतना ही था हमारे आईपीएल की तरफ से रिलीज और रिटेंशन का जो भी। अभी मैं एक ये सेगमेंट को खत्म करने से पहले मतलब मेरा एक प्रेडिक्शन देना चाहता हूँ, और अगेन हम 16 दिसंबर की बात वापस जब ये वीडियो बनाएंगे रिविजिट करेंगे, तो मैं 2 प्लेयर मेरे तरफ से चुनना चाहूँगा जो मेरे को लगता है इस ऑप्शन में काफ़ी अच्छे प्राइस पे जाएंगे। तो मेरा पहला नाम मैं देना चाहूँगा आंद्रे रसल। मेरे को डेफिनेटली उम्मीद है कि वो 15+ जाएंगे, और कुछ टीमों के बीच में इंटेंस वॉर भी हो सकता है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग आंद्रे रसल एज 1। और नंबर 2 जो मैं अंडर डॉग की कैटेगरी में है बट स्टिल बैक करूंगा, कैमरून ग्रीन तो हम सबको पता है, तो उसका नाम लेने का मतलब नहीं है। मैं नंबर 2 जो अंडर डॉग की कैटेगरी में है बट मैं बैक करूंगा वो है जॉश इंग्लिश। बहुत अच्छा खेल सकते हैं, कैन कीप एज वेल, और एक्सप्लोसिव ओपनर है। तो मेरे ये 2 नाम रहेंगे। आप तो कोई आपके हिसाब से अगर हो तो आप बताना चाहोगे जो इस ऑप्शन में हॉट रह सकते हैं? जैसे मैंने अभी बात करी जेक फ्रेजर मैकगर्थ, आई थिंक उनके ऊपर काफी बोली लगने वाली है इस आईपीएल में। हाँ, और दूसरा नाम मेरे तरफ से रहेगा वेंकटेश अय्यर, क्योंकि वेंकटेश अय्यर जो है लास्ट टाइम भी काफी अच्छे
प्राइस में बिके थे वो, उनको रिलीज कर दिया। ठीक है, काफी ओवर प्राइस लग रहा होगा उनको, लेकिन मेरे ख्याल से इस ऑक्शन में भी वो हॉट प्रॉपर्टी तो रहने ही वाली। तो मेरी तरफ से ये दो नाम है, जेफ फ्रेजर मैकगथ और वेंकटेश। चलिए इसको हम लोग रिविजिट करेंगे 17 दिसंबर के बाद जब भी हम वीडियो बनाएंगे। तो आई थिंक ये ही मेन थी। मैं संक्षिप्त में बता दूं कि न्यूजीलैंड वेस्ट इंडीज की T20 सीरीज खत्म हो गई है, जिसको न्यूजीलैंड ने 3-1 से जीत लिया है। काफ़ी क्लोज रहे कुछ मैचेस, बट एंड में न्यूजीलैंड प्रिवेल्ड। ओडीआई सीरीज भी स्टार्ट हो गई है, जिसमें पहले मैच में न्यूजीलैंड ने वेस्ट इंडीज को 5 रन से हराया, तो काफ़ी क्लोज वो भी मैच रहा। तो न्यूजीलैंड इज हैंगिंग ऑन इनके होम समर में। ऑस्ट्रेलिया के बाद ये अच्छा कमबैक रहा है उनका। और इसके अलावा मुश्किफुर रहीम अपना 100वां टेस्ट मैच कल से खेलेंगे आयरलैंड के खिलाफ, तो एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट। मुझे नहीं लगता कि कोई भी बांग्लादेश का क्रिकेटर ने ये अचीवमेंट लिया है। तो हेड्स ऑफ टू मुश्किफुर और उनकी पूरी फैमिली को हम क्रिक वाले की तरफ से आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कहते हैं कि काफ़ी बड़ा अचीवमेंट है। 100 टेस्ट मैच ठीक है इंडिया और बाकी नेशंस के लिए इतना बड़ा नहीं है, बट बांग्लादेश की तरफ से खेलना इज अ बिग थिंग। तो बांग्लादेश आयरलैंड की सीरीज में भी हमारी निगाहें मुश्किफुर की वजह से रहेंगी, और इंडिया साउथ अफ्रीका पे तो रखेंगे ही। और उसके अलावा नेक्स्ट वीक हमारा वुमेन्स मेगा ऑक्शन भी होगा। तो नेक्स्ट वीक के वीकली चर्चा के एपिसोड में हम वुमेन्स ऑक्शन पे भी एक सेगमेंट करेंगे, जैसा हमने ये आईपीएल पे किया है। तो आई थिंक ये सारी बाकी जुड़ी हुई खबरें थी जो मैं आपको देना चाहता था। तो एज यूजुअल आई थिंक हम लोग ट्रिविया के बिना तो अंत नहीं कर सकते। तो मैं उससे पहले ट्रिविया आप पूछें उससे पहले मैं एक बात बोलना चाहूंगा, जो पिछले वीकली चर्चा में भी मैंने सोचा था कहूंगा, लेकिन हमारी बातचीत के दौरान मैं दिमाग से निकल गया। रोहित शर्मा जो है वो आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 ओडीआई बैटर हो गए हैं, और अगर सुनने में तो ये कोई बड़ी बात लग नहीं रही है फर्स्ट टाइम, लेकिन वो पहली बार बने हैं जो उनके पीक में, जो उनका पीक जो चल रहा था 2013 से लेके आई थिंक 2020 तक, जो उनका पीक था, उसमें भी वो कभी नंबर 1 ओडीआई बैटर रहे नहीं। जो अब उनके मतलब क्या कहते हैं, रिटायरमेंट का जो लास्ट फेज चल रहा है उनकी करियर का, उस टाइम बने, तो ये काफी अच्छी बात है। और कॉन्ग्रेचुलेशन रोहित शर्मा। उस टाइम पे आप नंबर 1 पायदान आपको मिला जब आप पे ये बातें चल रही हैं कि आप टीम में रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो ये मतलब ये अपने आप में एक आंसर है कि उनको टीम में रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। और ठीक है, आई थिंक एक और इम्पोर्टेंट चीज जो मैं भूला तो नहीं हूँ। आई थिंक हम लोगों ने पहले से बताया था कि एशेज और ऑस्ट्रेलिया की प्रीव्यूज हम बिग डॉग के थ्रू आपको दिखा रहे हैं। तो इस वीक से एशेज सीरीज भी स्टार्ट हो रहा है, और एशेज का भी कपल ऑफ अपडेट्स दे देता हूँ मैं आपको कि हेजलवुड भी आउट हो गए फर्स्ट टेस्ट मैच से। तो हेजलवुड कमिंस नहीं है, तो सडनली काफ़ी इनएक्सपीरियंस ऑस्ट्रेलियन अटैक है। और इंग्लैंड में मार्क वुड ने अपना स्कैन पास कर लिया है, तो वो जो इंजरी कंसर्न था वो नहीं है। तो आप बोल सकते हैं कि पहले ये टेस्ट सीरीज अगर 80-20 ऑस्ट्रेलिया के फेवर में थी, तो आप कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि अभी स्टार्टिंग से पहले तो मैं भी 60-40 तो बोल ही सकते हैं। तो अच्छा चांस है इंग्लैंड के पास अगर पर्थ में कैपिटलाइज करता है। लास्ट ईयर इंडिया ने भी हराया था पर्थ में ऑस्ट्रेलिया को, तो अगर ऑस्ट्रेलिया पे दबाव डालता है तो एक ऐतिहासिक ऐसे सीरीज हमें देखने को मिल सकती है। तो उसका भी शुभारंभ इसी फ्राइडे से हो रहा है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है। आपके लिए कोई फेवरेट्स 60-40 आप बोलेंगे ऑस्ट्रेलिया, या ऑस्ट्रेलिया अभी भी ओवरवेलमिंग है आपके लिए? ऑस्ट्रेलिया अभी भी ओवरवेलमिंग है। मतलब उनके पास भले हेजलवुड नहीं है, कमिंस नहीं है, लेकिन स्टार्क तो है, बोलेंड तो है। तो मतलब और उनके कंपैरिजन में देखा जाए तो इंग्लैंड भले, हाँ अच्छी बात है, वो अपनी जगह पे अपने इंग्लैंड में अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन वहां पे भी वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते कि वो एक सीरीज जीता है। इंडिया ने भी सीरीज जो है ड्रॉ किया था, और ऑस्ट्रेलिया भी लास्ट अगर एसएस की बात करें तो वो भी ड्रॉ ही हुआ था, इंग्लैंड ने कोई जीता नहीं था। तो इंग्लैंड अभी भी बैकफुट पे ही है, अनलेस अगर वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेम दिखाते हैं, जो रूट की तरफ से कुछ अच्छा है, जैसे वो बाकी जगह खेलते आए हैं वैसा कुछ अगर ऑस्ट्रेलिया में कमाल दिखाते हैं तो देखते हैं, नहीं तो बाकी मुझे तो अभी भी 80-20 ही लग रहा है। चलिए हम लोग निगाहें बनी रहेंगी। मैं एक जो स्पेशल खिलाड़ी उसका नाम लेके एशेज को क्लोज करूंगा। आई थिंक स्टोक्स, रूट और ये सब पे तो निगाहें रहेंगी, बट मैं बहुत एक्साइटेड हूँ हैरी ब्रूक के लिए। ही इज़ अ वेरी एक्साइटिंग टैलेंट, और बहुत बार उन्होंने अपना पर्चा दे दिया है। तो मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है कि अच्छा सीरीज अगर हैरी ब्रूक का होता है तो इट माइट वर्क वेल फॉर इंग्लैंड। तो मेरी निगाहें हैरी ब्रूक पे रहेंगी। ठीक है, तो आई थिंक ट्रिविया से अंत करते हैं। पुनीत, आईपीएल पे आज हमने काफ़ी चर्चा की, तो कुछ आईपीएल रिलेटेड ट्रिविया हो जाए। पहले आप लास्ट वीक का ट्रिविया तो सॉल्व कीजिए। चलिए आप बता ही दीजिए। लास्ट वीक आपने पूछा था कि इंडिया और साउथ अफ्रीका का लास्ट जो इंडिया में टेस्ट
सीरीज हुआ था, उसके अंदर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन था, प्लेयर ऑफ द सीरीज, तो उसका जवाब है रोहित शर्मा। तो आप बताइए कि ये सही है कि गलत है? बिल्कुल सही है। आज तो रोहित शर्मा की सारी चीजें सही ही होंगी, और इंसिडेंटली 18 नवंबर है तो कुछ यादें और भी जुड़ जाती हैं रोहित शर्मा के साथ। बट हाँ, आई थिंक 500 प्लस रन बनाए थे उस सीरीज में, और काफी अच्छा परफॉर्मेंस था उनका। आई थिंक उस सीरीज वो में उनका रिवाइवल सीरीज था, यस, यू नो। वो पहला मतलब काफी कमबैक किया था उन्होंने एज एन ओपनर इन टेस्ट मैचेस, क्योंकि काफी टाइम के बाद, और वो सीरीज के बाद फिर वो एक रेगुलरली इंडियन टेस्ट सेटअप में वो फिट हुए, और आगे चल के फिर वो कैप्टन भी बने। तो काफी इंपॉर्टेंट सीरीज थी उनके मद्देनजर रखते हुए, और रिजल्ट देख के लगता है कि हमारे लिए भी काफी इंपॉर्टेंट थी। और मेरे को एक चीज अच्छी लगी कि वो 3 मैच की श्रृंखला थी, और एक समय तो इंडिया अफ्रीका ने 4 भी खेली थी। तो आई वॉज वेरी हैप्पी कि ये सीरीज, उस समय इतने मैचेस खेले जाते थे, और आई होप कि अगली सीरीज बड़ी हो, यही मेरी उम्मीद है। ठीक है, तो आज का क्या ट्रिविया है? आज का ट्रिविया, जैसे हमने आज आईपीएल पे काफी सारी बातें की, और आईपीएल के ऑप्शंस भी आने वाले हैं कुछ दिनों में, तो आईपीएल पे ही रखते हैं। तो आपको जैसे पता है कि आईपीएल की शुरुआत जो है 2008 से हुई थी, और अभी तक 18 सीजन्स हो गए हैं 2025 तक देखा जाए तो। मेरा सवाल यही था कि ऐसे कितने प्लेयर्स हैं जिन्होंने अभी तक सिर्फ एक ही फ्रेंचाइजी के लिए आईपीएल खेला है। तो इसका जवाब अगर आपको पता है तो प्लीज हमें कमेंट में बताइए, और इसका जवाब जो है हम आपको अगले वीकली चर्चा में हम देंगे। तो यही है इस हफ्ते का ट्रिविया। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सोचना पड़ेगा। मैं एक हिंट दे देता हूँ कि जो लोग भी इसका आंसर येलो जर्सी में ढूंढ रहे हैं वो नहीं है, पर हाँ, आप और जर्सीज में ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो धन्यवाद, ठीक है, नमस्ते, मिलते हैं अगले वीक। थैंक यू।